Okay, we are going to start. तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस एंड डिडक्शन की कुछ सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 एंड 80CCD1B, राइट? उसमें किसी को डाउट था? सुदीप, आपको समझ में आया था ना? आया था। ओके, प्रज्ञेश सर ऐसा सर आया था। ओके, और कुणाल है कि नहीं है? कुणाल सर ओके, हेलो, हाँ सर बोलो। कुछ नहीं सर। Let us start today's section. Section 80D, expenditure incurred for medical treatment of dependent. 80D में क्या था? सिर्फ मेडिक्लेम, मेडिक्लेम फॉर द पर्पज ऑफ स्पाउस, इंडिविजुअल, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स एट एक्स्ट्रा। लेकिन इसमें क्या है कि हमने एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट, मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने जो इनकर किया है, ये मेडिक्लेम नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, हमने जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ 75,000। अगर वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो वह 1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। तो डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब इंडिविजुअल, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम। ठीक है, जो भी बंदा उस पर डिपेंडेंट है, मतलब उसकी वाइफ या फिर हस्बैंड, उसके चाइल्ड, पेरेंट्स या फिर ब्रदर और सिस्टर, अगर उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो भी खर्चा होता है तो उसका 80DD में हमें डिडक्शन मिलेगा। अगर HUF है तो HUF के केस में एनी मेंबर डिपेंडेंट होली और मैनली ऑन द इंडिविजुअल, जस्ट अ मिनट, on the individual or a HUF for his support and maintenance, and who has not claimed any deduction under section 80U in computing this total income for assessment year relating to the previous year। इसका मतलब क्या हुआ कि 80U and 80DD आपस में रिलेटेड है। यहाँ पे डिडक्शन किसको मिलता है? जो खर्चा करता है उसको, और 80U में डिडक्शन उसको मिलता है कि जिस पे खर्चा हुआ है वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। लेकिन दोनों में से एक ही पर्सन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, दोनों को डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इसको मिलेगा रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF। ठीक है, सबको नहीं मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF को ही ये डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंड? So this is section 80U, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। उसमें क्या था? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द डिपेंडेंट। इसमें क्या है? पर्सन विथ डिसेबिलिटी। अमाउंट दोनों में सेम है, 75,000 और 1,25,000 इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी। किससे मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को। वहां पे क्या था? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलेगा। तो अ रेसिडेंट इंडिविजुअल वो is at any time during the previous year is certified by medical authority to be a person with a disability, तो उसको ही इसका डिडक्शन मिलेगा। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसा सर्टिफिकेट देता है कि ये बंदा डिसेबल है या फिर सीवियर डिसेबिलिटी है उस पे, तो उसको ये डिडक्शन मिलेगा। अगर 80U में उसने डिडक्शन क्लेम किया है तो वो जिस पे डिपेंडेंट है उसको ये डिडक्शन 80DD में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? 80DD में ही लिखा हुआ है। ठीक है, who has not claimed deduction under section 80U। तो दोनों का डिफरेंस पता चला? दोनों में थिंग कॉमन है, डिसेबिलिटी, डिडक्शन की अमाउंट भी कॉमन है, लेकिन डिडक्शन दोनों को अलग अलग व्यक्ति को मिलेगा।
Next section is section 80DDB. This is related to the expenditure incurred for specified disease. तो यहाँ पे लिमिट क्या है 40,000 and 1 lakh for senior or a very senior citizen. तो वेरी सीनियर सिटीजन का मतलब क्या है पता है किसी को? More than 80 years. ओके और सीनियर सिटीजन Above 60. 60 years. यस राइट. सो यहाँ पे भी डिडक्शन सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा. रेसिडेंट इंडिविजुअल प्लीज सी ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल. अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, तो उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड? 80C में क्या था? सिर्फ इंडिविजुअल. यहाँ पे देखो सिर्फ इंडिविजुअल था, तो यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल ले सकता है डिडक्शन. लेकिन 80DD और 80DDB में सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल ही इसका डिडक्शन ले सकता है, नॉन रेसिडेंट को ये नहीं मिलेगा. सो एक्सपेंडिचर शुड बी एक्चुअली पेड फॉर अ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड डिसीज इन केस ऑफ अ इंडिविजुअल. तो किसका डिडक्शन मिलेगा? एसएससी का खुद का, या फिर उस पे जो डिपेंडेंट स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स है, ब्रदर्स है, सिस्टर है. तो इट विल रन सेम इन द लाइन which is given under section 80DD. 80DD में भी सेम था, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर डिपेंड ऑन हिम. तो यहाँ पे भी सेम लाइन है. अगर एचयूएफ है तो एनी मेंबर ऑफ द फैमिली हु इज होनली डिपेंडेंट अपॉन हिम. ठीक है? तो इस सेक्शन में पता चला 80DD और 80DDB में. किसी को डाउट है? सिर्फ यहाँ पे हमें अमाउंट याद रखनी है, और यहाँ पे डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कौन देगा? मेडिकल प्रैक्टिशनर. ठीक है? हम खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं. ऐसा समझ में आया? हाँ सर. नेक्स्ट वन इज दी 80E, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन. इसका किसी को आइडिया है कि अगर एजुकेशन लोन का हम इंटरेस्ट पे करते हो तो उसका भी डिडक्शन मिलता है? किसी को आइडिया है? सर होम लोन का मैंने बताया था सेक्शन 80C में. होम लोन का क्या बताया था? किसी को पता है? याद है? रग्नेश याद है होम लोन का क्या बताया था? कौन से एड में आता है वो? कौन से सेक्शन में? 80C में आता है होम लोन. हाँ, हम लोग उसको एक स्पेसिफाइड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग को मिलता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ को. पर होम लोन में क्या डिडक्शन मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है कि प्रिंसिपल मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन 75,000. नहीं, आपने वो पुराने वीडियो देखे कि नहीं देखे? बाकी है. देखो होम लोन में क्या होता है, जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका डिडक्शन हमें जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तभी मिलता है. राइट? और जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, सेम फॉर एग्जांपल अगर मेरा पीएनबी का होम लोन है और उसकी टोटल वैल्यू मैंने पे की 1,50,000, उसमें से मेरा 1 लाख का इंटरेस्ट है, तो वह इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इट विल बी रिड्यूस interest portion only, and whatever the principal portion is there it shall be deducted from the gross total income. gross total income का मतलब क्या है? हमने समझा था ना लास्ट टाइम, पता है ना? पांचों हेड की इनकम का टोटल को बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, और वह ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट होता है. तो 80C का जो डिडक्शन है उसमें सिर्फ होम लोन का प्रिंसिपल ही डिडक्ट होगा. अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट नहीं आएगा. इंटरेस्ट at the time of calculating the income from house property. So ये क्या है? section 80E, interest on an education loan. So the amount of an interest paid during the initial year and 7 immediately succeeding assessment year. So until and above the interest is paid full. So अगर मेरी 7 साल की लोन है तो 7 साल का पूरा जितना इंटरेस्ट एलिमेंट होता है एजुकेशन लोन का, वो उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा. यहाँ पे प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा. अंडरस्टैंड?
होम लोन में प्रिंसिपल का मिलता था, यहाँ पे प्रिंसिपल का नहीं मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट का मिलेगा। वो भी कितने साल तक? इनिशियल ईयर, मतलब इस साल में मैंने लोन ली एजुकेशन लोन एसबीआई से, तो इस साल डिडक्शन मिलेगा और नेक्स्ट 7 ईयर, अंडरस्टैंड? मतलब इनिशियल ईयर प्लस नेक्स्ट 7 ईयर ओनली इंटरेस्ट। अगर 5 साल की लोन है तो 5 साल ही मिलेगी, फिर 7 साल नहीं मिलेंगे, ठीक है? एक इसको मिलेगा, फिर इंडिविजुअल को यहाँ पे एचयूएफ नहीं है। अमाउंट पेड आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू द टैक्स by way of a payment of interest on a loan taken from a financial institution, approved charitable institution for pursuing the higher education. Understand? अगर हायर एजुकेशन के लिए आपने लोन लिया है, कहाँ से? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक वगैरह, या फिर अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जो इनकम टैक्स ने अप्रूव की गई है चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, वहां से लोन लिया है, तो उसका डिडक्शन हमें यहाँ पे मिलेगा सेक्शन 80E में। बट the condition is such interest must be paid out of my taxable income, ठीक है? अगर वह इंटरेस्ट किसी और ने पे किया है, सेम फॉर मेरे लोन का इंटरेस्ट मेरे फादर ने पे किया है, तो उसका डिडक्शन में क्लेम नहीं कर सकता हूं। अंडरस्टैंड? समझ में आया ना? रुनाल, समझ आ रहा है ना? यस सर। मयंक, आपको समझ आ रहा है? सर Next is section 80EEA. This is something a new section introduced in FY 1920. So this is for the purpose of interest on a loan acquiring the residential house property. And further the condition is such home loan should be sanctioned in 1920 only. तो ये सिर्फ एक साल के लिए ही सेक्शन थी, अब ये लागू नहीं होगी, और पिछले साल में किसी ने लोन ली होगी तो भी लागू नहीं होगी, ठीक है? यहाँ पे डिडक्शन कितना मिलेगा? 1,50,000 मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन, किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को। द लोन हैज बीन सैंक्शन बाय अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20, मतलब FY 1920 में यह लोन सैंक्शन होनी चाहिए। फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट एक्सीड 45 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का मतलब पता है? प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम जो यानी कि सेल डीड का या कुछ भी बनाते हैं उसमें वो स्टैम्प ड्यूटी 6.5% लगती है। वो नहीं, स्टैम्प ड्यूटी तो 6.5%, पर हमारे घर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से कितना है उसको बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ऐसा मैं सही पढ़ा रहा हूँ ना? आपका तो रिवीजन हो रहा है ना? सर ये वाला नया है, 80 तो अभी आया, तो ये वाला नहीं था उस टाइम। राइट। और इसका डिडक्शन काफी सारे लोग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हाँ 24B में उसका मिल जाता है हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है? तो काफी सारे लोग नहीं ले रहे हैं। 80C में भी उसका प्रिंसिपल का डिडक्शन हो जाता है और 24B में इंटरेस्ट का भी मिल जाता है, तो इसका डिडक्शन काफी सारे लोग नहीं ले रहे हैं। तो द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन डज नॉट एक्सीड 45 लाख। अगर मेरे घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 55 लाख है तो मुझे इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 80C और 24B में तो मिलेगा, ठीक है? ऑल द एसएससी डज नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मतलब आपके पास कोई अगर दूसरा घर है तो इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये किसके लिए लाया है? जिसके पास घर नहीं है, जो पहला घर खरीद रहे हैं उसके लिए ये सेक्शन लाई गई है। अंडरस्टैंड? ठीक है? 80EEA में क्या है कि 1920 में होम लोन सैंक्शन होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एसएससी के पास जब लोन सैंक्शन हुई उसी डेट पे दूसरा घर नहीं होना चाहिए, ठीक है? इतनी कंडीशन है तो इंडिविजुअल 1,50,000 तक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज द 80EEB. This is also a new section. This is to introduce the electronic vehicle. Understand? आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही आने वाला है, सब कार कंपनियां उसमें लग चुकी है इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने के लिए। अंडरस्टैंड?
और इलेक्ट्रॉनिक बाइक तो हमसे इंडिया में लॉन्च भी हो चुका है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन अक्वायरिंग द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, फर्दर कंडीशन क्या है, लोन मस्ट बी सैंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 19 टू फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है। ये 4 साल में लोन सैंक्शन होनी चाहिए। डिडक्शन कितना मिलेगा, सेम 1,50,000, और किसको मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल को। अंडरस्टैंड? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? क्लियर सर। क्लियर ना? ओके, so let's go. Section 80G, this is related to the deduction for donation to certain fund or charitable institution. तो यहाँ पे क्या है कि certain charitable institution को आप डोनेट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है, और कई इंस्टीट्यूट को आप डोनेट करते हो तो सिर्फ 50% मिलता है, राइट? समझ में आया? तो 100% में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि पीएम केयर फंड, जो कि अभी कोरोना की वजह से पीएम केयर फंड बनाया गया था, ठीक है। अगर आप पीएम केयर फंड में डोनेट करते हो तो पूरा का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इस सब में अगर आप डोनेट करते हो तो इसका 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर आप किसी प्राइवेट ट्रस्ट में, जो कि पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है लेकिन वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं है, तो उसमें 90% ऐसा होता है कि आपको 50% ही डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंड? मतलब आपने 10,000 का डोनेशन दिया तो आपको मैक्सिमम 5,000 का डिडक्शन मिल सकता है। समझ में आया? ठीक है। दिस इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी। अभी तक क्या था, सिर्फ इंडिविजुअल और एक्यूएफ के लिए हम पढ़ रहे थे, ठीक है। 80G इज अवेलेबल टू ऑल एसएससी। अगर पार्टनरशिप फर्म भी डोनेट करती है या फिर कंपनी भी डोनेट करती है तो उसको भी इसका डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंड? This section is used by majority people for the purpose of a tax evasion. कैसे मैं बताऊं? अगर किसी का चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है और मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो मैं उसे बोलूंगा मैं आपको 1 लाख डोनेट कर रहा हूं, मुझे 1 लाख की रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है। आप मुझे 90,000 कैश वापस दे दो, तो मेरे घर से तो कितने गए, सिर्फ 10,000, और इनकम टैक्स पर्पज के लिए कितने गए, 1 लाख पूरा। मुझे डिडक्शन कितने का मिलेगा, 50,000 का, 50%, ठीक है। तो ये सेक्शन मेजॉरिटी टैक्स इवेजन के लिए यूज होती है, ठीक है। सेक्शन 80GG, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस अकोमोडेशन। तो हमने एचआरए पढ़ा था, कंपनी हमें एचआरए देती है तो एचआरए का हमें एग्जम्पशन मिलता था, ठीक है, अंडर द हेड सैलरी इनकम, ठीक है। अब ये क्या है, ये डिडक्शन में गए, रेंट पेड फॉर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन। तो इसमें कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल मस्ट नॉट रिसीविंग द एचआरए। अगर उसको एचआरए मिलता होगा तो ये सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसको वहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? So what are the condition or what are the minimum limit up to which you can claim deduction? So you can claim deduction for list of the following. So पहली कंडीशन क्या है, रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल इनकम। तो एचआरए में क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी थी। हमने पढ़ा था प्रज्ञेश एचआरए, प्रज्ञेश आर यू हियर? सर एचआरए में पढ़ा था, पहली कंडीशन क्या थी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। यहाँ पे क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है कि वो बंदा एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। अगर वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी इंटरेस्ट की इनकम है, तो भी उसको रेंट का डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सो रेंट पेड लेस 10% ऑफ टोटल इनकम। दूसरी कंडीशन क्या है, 25% ऑफ द टोटल इनकम। वहां पे क्या था एचआरए में, 40% of salary if in a non-metro and 50% in metro city. Metro, right? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 25% of total income, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज दी 5,000 पर मंथ। तो वहां पे तीसरी कंडीशन क्या थी, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। राइट, गुड ऐसा, ठीक है। तो मोर और लेस दिस टू सेक्शन आर सिमिलर, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर इंडिविजुअल को एचआरए मिलता है
तो यहाँ पे 80 जीजी में डिडक्शन नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? अगर एचआरए का सम ही आप देखोगे और उसको रेंट में कन्वर्ट कर दोगे और इस तीनों कंडीशन पे देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। हमने आई थिंक एचआरए का सम कर लिया है, राइट? नहीं किया था सर, आपने बोला था कि बाद में करेंगे। नहीं, एचआरए का हो गया है ऐसा। आई थिंक यू आर एब्सेंट इन देयर क्लास। प्रज्ञेश हो गया है ना एचआरए का सम? हाँ सर, करवा। ओके। रेंट पेड फॉर फर्निश और अनफर्निश रेसिडेंटल अकोमोडेशन। तो घर कोई सा भी होना चाहिए, फर्निश हो या अनफर्निश हो, ये तीनों कंडीशन ही लगेगी और तीनों में से जो भी कम आंसर आएगा उतना डिडक्शन मिलेगा। अंडरस्टैंड? जाने दे आगे। मयंक, कृणाल, समझ आ रहा है ना आप दोनों को? यस सर। हाँ सर। Next is the 80 GGC deduction for donation to the political party. This is also used as a weapon for tax evasion. ये टैक्स चोरी के लिए ये सेक्शन की यूज होती है। अंडरस्टैंड? क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर है जो कि खुद इलेक्शन लड़ती भी नहीं है। अंडरस्टैंड? आपको ऐसी ऐसी रिसिप्ट मिल जाएगी। तो यहाँ पे कितना डिडक्शन मिलेगा? 100%। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कितना मिलता है? 50%। यहाँ पे 100% मिलेगा क्योंकि उन लोगों को डोनेशन मिल रहा है, पॉलिटिशियन को डोनेशन मिल रहा है। समझ रहे हो? जो लोग लॉ बनाते हैं उनको डोनेशन मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 100% रखा है। ठीक है? पहले क्या था, अगर कैश में डोनेशन देते तो भी अलाउ था, लेकिन कुछ सालों के पहले ही इसमें अमेंडमेंट हो गया है कि एनी अदर मोड अदर देन कैश, कैश में डोनेशन अलाउ नहीं है। ठीक है? So 100% of the amount of donation by any mode other than cash, it is available to all SSC except local authority, artificial judicial person funded by government. ठीक है? लोकल अथॉरिटी मतलब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस सेक्शन में डोनेशन नहीं कर सकती है। अंडरस्टैंड? जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग इस सेक्शन में डोनेट नहीं कर सकते हो। अगर कोई कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्री बीजेपी को डोनेट कर सकती है। ठीक है? अगर रिलायंस इंडस्ट्री बीजेपी को 1 करोड़ का डोनेशन देती है तो उसको पूरा का पूरा 1 करोड़ ये इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज दी 80 TTA एंड 80 TTB। ठीक है? 80 TTA में क्या है कि आपका जो भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, जितने भी अकाउंट का है, मान लो आपका 10 बैंक में अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो 10 बैंक का मिला के जितना भी सेविंग का इंटरेस्ट होता है, मान लो कि 40,000 इज योर सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो उसमें से आपको 10,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। योर टैक्सेबल सेविंग इंटरेस्ट इज ओनली 30,000। अगर 8,000 इंटरेस्ट है तो पूरा का पूरा 8,000 मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम आपको 80 TTA में सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का 10,000 डिडक्शन मिलेगा। बट दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू दिस सीनियर सिटीजन और अ वेरी सीनियर सिटीजन। समझ में आ रहा है? जो बंदे सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन है उनको इस सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इंडिविजुअल और एक्यूअर जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है उसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगा ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट अप टू ₹10,000। ओके? Next is the section 80 TTB. So interest on a deposit with a post office bank, cooperative bank. तो वहां पे क्या था? सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन डिपोजिट, मतलब बोथ सेविंग एज वेल एज टर्म डिपोजिट, एफडी भी आ गई। तो ये किसको मिलेगा? सीनियर सिटीजन, इंडिविजुअल और एक्यूएफ। ठीक है? वहां पे क्या था? सीनियर सिटीजन को नहीं मिलेगा और मैक्सिमम कितने था? 10,000। यहाँ पे मैक्सिमम 50,000। तो 50,000 तक कोई भी सीनियर सिटीजन
इस सेक्शन में डिडक्शन ले सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और सेविंग बैंक इंटरेस्ट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है दोनों सेक्शन का डिफरेंस कि अभी तक डाउट है? डाउट है सर थोड़ा ये पोस्ट ऑफिस वाले में जो बताया ना, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ऑन पोस्ट ऑफिस। अगर आप एसबीआई में जाते हो, ठीक है, आप सीनियर सिटीजन हो, एसबीआई में जाते हो और आपने 50 लाख की फिक्स डिपॉजिट करवा दी, उसको उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा जी 2 लाख रुपए इंटरेस्ट मिला, ठीक है, जी और आप सीनियर सिटीजन हो तो 2 लाख में से आपको 50,000 इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी के 1,50,000 इज योर टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड, विच हेड, कौन से हेड ओके में? हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में सुदीप। जी 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 सर, अभी आ गया, थोड़ा आ गया, समझ में आ गया। कौन से हेड में टैक्सेबल होगी इंटरेस्ट इनकम? जी सर, इंटरेस्ट इनकम इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन? कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अच्छा ओके, जी 80U we have already done, right? 80DD जब की थी तभी 80U हमने कर दिया था, जी अंडरस्टैंड? ठीक जी। So next is the standard deduction. This is not a part of a deduction. This is a part of the chapter number salary. Section number 15 to 17 हमने पढ़ा था। 15 to 17 is a part of a salary income. तो ये कौन सी सेक्शन है? सेक्शन 16। तो यहाँ पे डिडक्शन कितना है? 50,000. 50,000 deduction will be allowed to the salarized person, which is a standard deduction. अगर सैलरी 50,000 से कम है तो एक्चुअल सैलरी, वरना मैक्सिमम 50,000, ठीक है। पहले 40,000 था, उसको बढ़ा के 50,000 कर दिया है। तो सैलराइज पर्सन है, उसको कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा, फ्लैट 50,000 डिडक्शन मिल जाएगा। और एक और डिडक्शन मिलता है प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपकी सैलरी में से ही प्रोफेशनल टैक्स कट हुआ है तो उसका भी डिडक्शन आपको मिलेगा। मैक्सिमम प्रोफेशनल टैक्स इज 200 पर मंथ, तो मैक्सिमम कितना होता है? 2400, राइट? अंडरस्टैंड? सर एक चीज पूछना है, जो हम लोग पीएफ जो करते हैं वो भी तो सैलरी में ही आएगा डिडक्शन उसका? हाँ, वो आएगा ना सैलरी में। नहीं, वो भी तो सैलरी से ही डिडक्ट होता है आपका। एटीसी में आएगा ना। एटीसी में? हाँ ठीक है। एक बार दिखा दो फिर से एटीसी। नहीं सर, याद आ गया। कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल अंडर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। हाँ अंडर, हाँ ओके। हाँ सर। तो आगे चले, डिडक्शन खत्म हो गया। अब जस्ट अ मिनट गाइस। Okay, let's start with the advance tax and the due date. तो एडवांस टैक्स किसे पे करना है, किसी को पता है? जिसकी भी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है, दे आर लायबल टू पे द एडवांस टैक्स। अंडरस्टैंड? गवर्नमेंट आपके पास से एडवांस में ही टैक्स ले लेगी। अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं पे किया एंड यू आर लायबल टू पे द एडवांस टैक्स, देन यू हैव टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। समझ में आया? एडवांस टैक्स भरना कंपलसरी है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं पे करोगे तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। So it is obligatory to pay the advance tax in every case where the advance tax is payable ₹10,000 or more. समझ में आया? अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा है तो ही एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 9,000 है
then you are not required to pay the advance tax. Understand? So the due date of payment of advance tax, तो 4 ड्यू डेट है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च. ठीक है, 15 जून को आपको 50% एडवांस टैक्स भरना है, 15. मान लो कि आपकी लायबिलिटी है 1 लाख रुपए टोटल टैक्स की, तो 1 लाख का 15% यहाँ पे पे करना है 15,000. ठीक है, 15 सितंबर को आपको टोटल 45,000 पे करने हैं. तो अगर आपने 15,000 ऊपर पे कर दिया तो बाकी का कितने पे करने हैं? ओनली 30,000. समझ में आया? नेक्स्ट 15 दिसंबर को 75% पे करने हैं, तो 1 लाख का 75% 75,000. हमने सितंबर तक कितने पे किए? 45,000. तो बाकी का डिफरेंस यहाँ पे करना है. एंड बिफोर 15 मार्च यू हैव टू पे द 100%, मतलब 1 लाख पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पे हो जाना चाहिए. ठीक है, तो ये 1 लाख अगर आपकी लायबिलिटी है तो इसका ये पार्ट हो गया 15%, 45%, 75% और 100%. ठीक है, प्रज्ञेश क्लियर? ओके, तो इसमें डाउट है किसी को? Yes, sir, clear. इंटरेस्ट का सेक्शन क्या था? कौन सा? जो इंटरेस्ट, जो हम लोग विद इंटरेस्ट जो पे हाँ, करेंगे. इंटरेस्ट का हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी. 234B एंड 234C. ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ए लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. अंडर सेक्शन एक चीज और यहाँ पे रह गई, हमने सेक्शन 44AD पढ़ा था, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन. याद है किसी को? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फिर से याद कराओ. याद आया? ये सेक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ रुपीस तक है तो वह प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अडॉप्ट कर सकता है. ठीक है, उसको कितना परसेंटेज प्रॉफिट दिखाना है? 8%. और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन है तो सिर्फ 6% प्रॉफिट दिखाना है. अंडरस्टैंड? एंड दे हैव टू फाइल ओनली अ सिंपल रिटर्न, ITR नंबर 4, दैट इज द सुगम रिटर्न. अंडरस्टैंड? और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल का मतलब CA, डॉक्टर एट एक्स्ट्रा, अगर उसका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो उसको कितनी इनकम दिखानी है? टर्नओवर के 50%. मान लो कि मेरा टर्नओवर 40 लाख है तो मैं 20 लाख इनकम दिखा रहा दूं. ठीक है, तो मुझे कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड? दिस इज माय प्रिजम्पटिव इनकम. गवर्नमेंट मान लेगी ये सही है. ओके, और प्रिजम्पटिव में कंडीशन एक है, अगर 44AD है तो 8% इनकम दिखानी है, लेकिन आपके सारे ट्रांजेक्शन डिजिटल है तो उस पर 6% ही आएगा. ठीक है, अगर दोनों मिक्स है तो नॉन डिजिटल पे 8% और डिजिटल पे 6%. तो जो बंदा 44AD या फिर 44ADA अडॉप्ट करता है उसके लिए एडवांस टैक्स का सिर्फ 1 इंस्टॉलमेंट ओनली, एंड दैट इंस्टॉलमेंट इज ऑन 15 मार्च. अगर 15 मार्च तक उसने एडवांस टैक्स पूरा पे कर दिया तो उस पर इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी. बाकी सब पे 4 इंस्टॉलमेंट. ठीक है, एक है ना, ऑल द एसएससी हु डिक्लेयर्स हिज बिजनेस और प्रोफेशन इनकम अंडर सेक्शन 44AD एंड 44ADA, तो उसके लिए 100% पूरा का पूरा एडवांस टैक्स 15 मार्च तक पे कर देना है. उसके लिए इंस्टॉलमेंट नहीं रखा है. समझ में आया? दोनों में डिफरेंस पता चला ना? ये नॉर्मल इनकम है और ये प्रिजम्पटिव इनकम है. ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन अ लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234C. taxpayer other than one opting for section 44AD. तो जो 44AD में है उनको ये इंटरेस्ट नहीं लगेगा. तो अगर आपने एडवांस टैक्स 15 जून तक नहीं भरा या फिर यू हैव पे 13% ओनली, कितना भरना था हमें? 15%. आपने सिर्फ 13% ही भरा तो 2% कम भरा,
तो 2% पे आपको 1% इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का? 3 महीने का। ठीक है, समझ में आया? फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगी? पहले क्या था? 15% ऑफ टैक्स लेस एक्चुअली पेड। यहाँ पे सपोज आता है 1 लाख रुपीज, मैंने पे किया सिर्फ 40,000, तो 1 लाख माइनस 40,000, 60,000 पे मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आया? इफ एडवांस टैक्स इज पेड ऑन और बिफोर सितंबर इज लेस देन 45%। ठीक है, ये सेक्शन यहाँ से लिंक है। 15 जून 15%, 15 सितंबर 45%। समझ में आया? ये सेक्शन वहां से लिंक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगी? 45% ऑफ टैक्स लेस एक्चुअल पेड। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए का मेरा टैक्स बनता था 45% के हिसाब से और मैंने पे किया 90,000, तो 10,000 पे मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज, अगर दिसंबर 15 तक मैंने 75% टैक्स पे नहीं किया तो मुझे 3% इंटरेस्ट लगेगा 3 महीने का। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज 15 मार्च तक 100% टैक्स हो जाना चाहिए। मान लो मेरी टैक्स लायबिलिटी 10 लाख रुपए है और मैंने एडवांस टैक्स ही पे नहीं किया, तो पूरे के पूरे 10 लाख पर मुझे ये चारों इंटरेस्ट लग जाएंगे। समझ में आया? चारों क्वार्टर के। ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज इंटरेस्ट ऑन अ लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अंडर सेक्शन 234B। हमने आगे क्या पढ़ा? 234C। 234B में क्या है? अगर आपकी लायबिलिटी 10 लाख रुपए है, उसका 90% आपको पे करना है। मतलब 9 लाख रुपए आपने पे कर दिए तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर 90% से कम पे किया है एडवांस टैक्स तो ये इंटरेस्ट लगेगा। So under section 234B, the taxpayer must pay at least 90% of a tax that is due to be paid at the end of the financial year. In case advance tax is delayed, then charge is 1% of the outstanding amount. ठीक है, इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1%। और यहाँ पे क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 90% का एडवांस टैक्स आपको देखना है, वहां पे हर एक क्वार्टर का डिफरेंस निकालना है। ओके, दिस टू आर डिफरेंट सेक्शन। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है कि कई बार 234B में इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेकिन 234C में लगेगा, क्योंकि बंदे ने 90% टैक्स पे कर दिया है साल खत्म होने तक, लेकिन इंस्टॉलमेंट में उसने सही से टैक्स पे नहीं किया है। और इंटरेस्ट क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि यू हैव टू पे टैक्स ऑन दी एस्टिमेटेड इनकम। आपको पता नहीं है, आप बिजनेस कर रहे हो, आपको थोड़ी पता होगा कि मेरा इतना प्रॉफिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? मान लो कि रिलायंस की खुद की नेचुरल गैस कंपनी है जामनगर में। ठीक है, वो हर साल एडवांस टैक्स पे कर देती है बेस्ड ऑन देयर एस्टिमेट। अगर उसको दिसंबर 15 के बाद गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से उसकी रेवेन्यू डबल हो गई, तो रिलायंस ने तो पे किया लास्ट ईयर के एस्टिमेट के हिसाब से। अब उसकी इनकम कब से डबल शुरू हुई? दिसंबर के बाद से। तो पूरे साल का अगर टैक्स आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट ईयर से डबल हो गया। तो अब आपको कैलकुलेट कहां से करना है? 15% डबल इनकम से करना है। तो रिलायंस को पूरे के पूरे 2 क्वार्टर का 234C में इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा समझ में आ रहा है एग्जांपल? हाँ सर। कुणाल, मयंक, हाँ सर। Yes, sir. नाउ वी विल गो टू द रेट ऑफ इनकम टैक्स। काफी सारे लोगों को पता ही होगा रेट ऑफ इनकम टैक्स। सो इंडिविजुअल, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हु इज ऑफ द एज लेस देन 60 ईयर्स, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन नहीं है, ऑन द लास्ट डे ऑफ द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है।
समझ में आया? आपकी इनकम 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख 2,50,000 to 5 lakh you have to pay 5% tax. Okay, 5 lakh to 10 lakh 20%, सीधा 20%, and above 10 lakh 30%. ओके, किसी को डाउट है टैक्स स्लैब में? आई थिंक आप सबको पता ही होगा ये टैक्स स्लैब तो। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। एक इसके लिए है जो सीनियर सिटीजन नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट वन इज दी जो सीनियर सिटीजन है बीइंग अ रेसिडेंट इन इंडिया। समझ गए? अगर सीनियर सिटीजन है बट नॉन रेसिडेंट है तो ये स्लैब लागू होगा नॉर्मल इंडिविजुअल का। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन होना जरूरी है, खाली सीनियर सिटीजन नहीं, ही मस्ट बी अ रेसिडेंट। तो रेसिडेंट है तो 50,000 ज्यादा हो जाएंगे। 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 5 लाख तक वापस 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, एंड अबव 10 लाख 30%। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ? सिर्फ 2.5 लाख का 3 लाख हुआ। कंडीशन इज ही मस्ट बी रेसिडेंट। नेक्स्ट वन इज दी super senior citizen, that is 80 years or above, but condition again is a resident. अगर मिस्टर एक्स इज ए नॉन रेसिडेंट हैविंग एज ऑफ 95 years तो उसको कितना स्लैब लगेगा? ओनली 2.5 लाख। समझ में आया? बिकॉज ही इज नॉन रेसिडेंट। अगर वो रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है यानी कि 80 years और अबोव तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख तक की पूरी इनकम उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। 5 लाख के 10 लाख अगेन 20%, अबोव 10 लाख अगेन 30%। ओके, ठीक है। अब एक चीज और है, अगर एचयूएफ है तो उसके लिए एग्जम्पशन लिमिट है कि नहीं है? ऐसा आपको पता होगा ना? सर है एग्जेम्पशन। कितनी? 5 लाख की 3 लाख? सर किसके लिए? एचयूएफ के लिए। ओके, एचयूएफ को सिर्फ 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी। ठीक है, एचयूएफ में आपको वो नहीं देखना है सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, एचयूएफ में 2.5 लाख तक एग्जम्पशन। अगर कोई भी बंदा है इंडिविजुअल तो सबको 2.5 लाख का एग्जम्पशन तो मिलेगा, लेकिन अगर वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का एग्जम्पशन, रेसिडेंट सीनियर वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का एग्जम्पशन। अब एक और चीज है जो यहाँ पे नहीं है, आपको रिबेट मिलता है, इंडिविजुअल को रिबेट मिलता है अगर उसकी इनकम अप टू 5 लाख है। ठीक है, तो मैक्सिमम रिबेट इज 12,500। ये आपके पीपीटी में नहीं दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, वी विल डिस्कस लेटर ऑन दिस रिबेट। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए कौन सा रेट है? 30%। जो भी उसकी इनकम होगी, अगर उसको 1 रुपये का भी प्रॉफिट हुआ तो उस पे 30 पैसा उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। फ्लैट 30%, नो एनी एग्जम्पशन। ठीक है, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख का 30% गवर्नमेंट ले जाएगी। नेक्स्ट वन इज द टैक्स रेट ऑन ए कंपनी। So the total turnover or gross receipt during FY 17-18 doesn't exceed 250 करोड़। तो अब ये 250 करोड़ का क्या हो गया? 400 करोड़ हो गया है। ठीक है, अमेंडमेंट आ गया है इस साल से। अगर 400 करोड़ से कंपनी का नीचे टर्नओवर है 17-18 में, अंडरस्टैंड, देन दे कैन ऑप्ट फॉर अ टैक्सेशन स्कीम फॉर 25%। उसको 25% लगेगा। नॉर्मली अदर डोमेस्टिक कंपनी को कितना लगेगा? 30%। और फॉरेन कंपनी है तो उसको कितना लगेगा? 40%। समझ में आया? अब एक और चीज आ गई लास्ट ईयर से, 22% वाली कंपनी का टैक्स और 15% वाली कंपनी का टैक्स। ठीक है, अगर कंपनी चाहे
तो ये 22% वाली स्कीम एडॉप्ट कर सकती है, और अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 15% में भी जा सकती है, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट उनको ये एग्जम्पशन नहीं लेना है, ये डिडक्शन नहीं लेना है, यहाँ पे ये कंडीशन है। समझ में आया? कंपनी के लिए चारों स्कीम ओपन है, ये 30% वाली स्कीम, 25% वाली स्कीम और 22% वाली स्कीम, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो एक और स्कीम 15%, 15%। समझ में आया? लेकिन वो कंपनी को खुद को डिसाइड करना है कि विच इज बेनिफिशियल टू हिम। ओके, नेक्स्ट वन इज द रेट फॉर HUF, AOP, BOI, एनी अदर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो 2.5 लाख तक सबको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन फर्म या कंपनी को नहीं मिलेगा। समझ में आया? यहाँ पे फर्म या कंपनी नहीं लिखा है। LLP को कितना एग्जम्पशन मिलेगा पता है प्रज्ञेश? LLP को बेसिक एग्जम्पशन मिलेगा 2.5 लाख तक कि नहीं मिलेगा? LLP को सर मिलेगा ना? कहाँ पे लिखा है? LLP इज कंसिडर्ड एज अ फर्म इन इनकम टैक्स। समझ में आया? जो भी टैक्सेशन फर्म पार्टनरशिप फर्म पे लगेगा वही का वही टैक्सेशन का रूल LLP पे लगेगा। तो फर्म इज टैक्सेबल फ्लैट एट 30%। ठीक है, कोई एग्जम्पशन नहीं है फर्म के लिए, ये पढ़ा ना हमने। पार्टनरशिप फर्म के लिए एनी इनकम इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%। तो LLP के लिए भी सेम 30% लगेगा। अगर कोई भी HUF, AOP, BOI या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब अप टू 5 लाख 5%, नेक्स्ट 5 लाख इज 20% एंड अबव 10 लाख इज 30%। ओके, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कोई एग्जम्पशन नहीं है, हालांकि उसमें स्लैब दिया गया है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में कोई स्लैब नहीं दिया गया था, 30% यू हैव टू पे। अंडरस्टैंड? यहाँ पे स्लैब है अप टू 10,000, मतलब अगर 9,000 की इनकम है तो 10% लगेगा। नेक्स्ट 10,000 टू 20,000 20% टैक्स एंड अबव 20,000 30% टैक्स। तो अब तक क्या था, लैक्स में फिगर आ रही थी, यहाँ पे 1000 में फिगर आ रही है। समझ में आया? 20,000 से अबव जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम हुई सब पे 30% टैक्स लगेगा। लोकल अथॉरिटी के लिए ऑल इनकम इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, लोकल अथॉरिटी में कौन कौन आता है? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कंसिडर्ड एज अ लोकल अथॉरिटी। तो टैक्स रेट में किसी को डाउट है? समझ में आया? ये थोड़ा याद करने की चीजें है, एक बार याद हो गया तो फिर हो जाएगा। अब मैं बोल रहा था रिबेट अपना कराने का बाकी था, जो कि यहाँ पे नहीं है। अगर इंडिविजुअल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, ठीक है, अगर उसकी इनकम 5 लाख से कम है, 5 लाख या उससे कम, तो उसको मैक्सिमम 12,500 का रिबेट मिलेगा। समझ में आया? अगर मेरी इनकम मान लो 4,50,000 है तो टैक्सेबल कैसे होगी? कुणाल, 4,50,000 है मेरी इनकम, सारी की सारी मेरी नॉर्मल इनकम है, डिडक्शन सब कुछ काट कूट करके मेरी इनकम बचती है 4,50,000, तो कितना टैक्स लगेगा? 20%। कितना? सर 2.5 लाख तक नील होगा। यस, और आगे के? सर फिर 2.5 लाख से 2.5 लाख बचेगा तो उसमें 5% टैक्स लगेगा आपका। 2.5 लाख थोड़ी बचेगा सर नहीं, 2 लाख बचेगा आपका। 2 लाख का तो 5% 2 लाख 10,000, तो मेरा टैक्स 10,000 होगा। हाँ। आई हैव टू पे 10,000,
बट हाँ। रिबेट अवेलेबल है, पर उसकी हाँ। कंडीशन क्या है कि मेरी इनकम 5 लाख। कम होनी चाहिए। अगर हाँ। मेरी इनकम 5 लाख से कम है तो मैक्सिमम मुझे 12,500 मिलेगा। मेरा टैक्स कितना हो रहा है? 10,000। तो मुझे 10,000 का पूरा मिल जाएगा। समझ में आया? आई हैव टू पे नील टैक्स। ठीक है, मुझे कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अगर मेरी इनकम 5,01,000 है तो कितना टैक्स लगेगा? मैं नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ, मेरी इनकम 5,01,000 है। क्या? 5% लगेगा सर। 5% लगेगा। और रिबेट? रिबेट 12,500 नहीं मिलेगा 12,500। मैंने क्या बोला था? लेस देन 5 लाख होने से 12,500 मेरी मिलेगा। इनकम 1 रुपया बढ़ गई तो हाँ। मुझे, अगर मेरी इनकम 4,99,000 होती, पूरी टैक्सेबल आएगी। 4,99,000 होती तो मुझे 12,500 का पूरा रिबेट मिल जाता। लेकिन 1 रुपया मेरी इनकम बढ़ गई तो मुझे 12,500 का टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? टैक्सेबल हो जाएगा पूरा। हाँ, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। ओके, तो ये आपके पीपीटी में कवर नहीं था। एक नया अमेंडमेंट लास्ट 2 साल से वैसे तो आया हुआ है। ठीक है, मैं सब अपडेट करके डाल देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलो। पीपीटी में सब अपडेट करके डालना सर। हाँ, मैंने उनको बोल दिया है, रिबेट इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ओके। अगर एबीसी एंड कंपनी जब पार्टनरशिप फर्म, उसकी इनकम 5,00,000 है तो कितना टैक्स लगेगा? 30%। 30%। ओके। और रिबेट? 12,000 नहीं लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि मिलेगा, नहीं रेसिडेंट मिलेगा। इंडिविजुअल के लिए सिर्फ। रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, रिबेट नहीं मिलेगा। को ही मिलता है, एक्यूएफ को भी नहीं मिलता है। समझ में आया? और इंडिविजुअल। ओके। और रिबेट की वजह से क्या होता है कि मान लो कि मेरी इनकम 4,90,000 है और ऐसा की इनकम 5,10,000 है, तो मेरे लिए कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन हाँ। उसकी इनकम सिर्फ 10,000 ही बढ़ गई, 10,000 ही आपकी इनकम बढ़ गई, तो भी आपको 12 से 15,000 टैक्स पे करना पड़ेगा। करना होगा। तो एडिशनल 10,000 इनकम विल ऑल्सो मेक यू इन अ प्रॉब्लम टू पे मोर देन 10,000 टैक्स। समझ में आ रहा है? मेरी इनकम सिर्फ 5,10,000 ही है, तो मुझे पहले तो 12,500 का रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, और 10,000 जो कि 5 लाख ऊपर के गए, उस पर 20% टैक्स लगेगा। तो कितना टैक्स हो गया? 14,500 का। ठीक है, मैंने ज्यादा कितने कमाए? सिर्फ 10,000 ही। 10,000 ज्यादा कमाने के चक्कर में मेरा 14,500 का टैक्स चला गया। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसकी वजह से भी लोग टैक्स की चोरी करते हैं। ठीक है, जो लोग बॉटम लाइन पे होते हैं ना, 5 से 6 लाख के बीच में, वो लोग इसकी चोरी करते हैं। समझ में आया? तो आई होप दिस टैक्स रेट इज क्लियर। किसी को डाउट है टैक्स रेट में? कुणाल, आर यू क्लियर? Yes, sir. मयंक? यस सर। सुदीप, समझ में आ रहा है ना आपको? जी सर, जी सर। आगे के देख लिए थे आपके कि नहीं देखे? जी देख रहा हूँ, आज ही आया, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ पूरा धीरे धीरे। ओके ओके, क्योंकि आगे के आप देख लेंगे तो इसमें ज्यादा समझ आएगा। जी बिल्कुल सर। Next is the due date for filing the income tax return. तो इस साल तो कोरोना वायरस की वजह से सारी डेट एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन जनरली ड्यू डेट क्या है मैं आपको बता दूं, ये इस साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इस साल कोरोना वायरस की वजह से सारी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है, इनकम टैक्स, जीएसटी, व्हाटसोएवर। ये जनरल ड्यू डेट मैं आपको बता रहा हूँ
जनरली क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल पर्सन है और आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑडिट कौन से सेक्शन में होगा वो भी हमने पढ़ा था, AAD फॉर AB। ठीक है, लिखा दूं एक बार फिर से प्रज्ञेश? दिखा दो। ओके, हमने बोला था कोई भी बंदा अगर बिजनेस और प्रोफेशन करता है, सर ठीक अभी है, स्क्रीन पे नहीं आया सर है। आपका स्क्रीन दूसरा है, व्हाइट बोर्ड है अभी। ठीक है, अब ठीक है। हाँ 44 AB हमने बोला था मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, या फिर मैं प्रोफेशनल पर्सन हूँ, डॉक्टर हूँ और मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है, तो आई हैव टू गो फॉर अ कंपलसरी ऑडिट। ठीक है, और हमने ये भी बोला था कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरा टोटल कैश पेमेंट 5% से कम है और टोटल कैश रिसिप्ट 5% से कम है, तो ये टर्नओवर 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ हो जाएगा, यानी अप टू 5 करोड़ मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। एक इसके लिए लाया है टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन। समझ में आया? DGS आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करोगे तो आप टैक्स से बच नहीं पाओगे। ठीक है, तो टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ने यहाँ पे लिमिट 1 करोड़ से 5 करोड़ की, सब्जेक्ट टू 5% ओनली इज योर कैश ट्रांजेक्शन। तो ये 44 AB का अब समझ में आ गया, रिवाइज हो गया सबका? यस सर, यस सर। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। So the due date for the person who is not required to do the income tax audit or audit under any other law. ठीक है, सेम फॉर एग्जांपल अगर टाटा स्टील लिमिटेड है, ठीक है, उसका टर्नओवर पूरे साल को मान लो 50 लाख से है, ठीक है, 50 लाख तक का ही है, तो उसको ऑडिट कराने की जरूरत है। 44 AB में कौन सी लिमिट थी? 1 करोड़ की। 1 करोड़, 1 करोड़, इसमें जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, लेकिन कंपनी को अंडर दी कंपनी एक्ट दे हैव टू गो फॉर अ कंपलसरी ऑडिट। समझ में आया? सर जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दे हैव टू गो फॉर अ कंपलसरी ऑडिट। सो अगर LLP है और उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, तो दे हैव टू आल्सो गो फॉर अ कंपलसरी ऑडिट अंडर LLP एक्ट 2008। तो जो जिसको भी ऑडिट की लायबिलिटी है अंडर इनकम टैक्स या फिर एनी अदर लॉ, तो उसके लिए रिटर्न की ड्यू डेट क्या रहेगी? 31 अक्टूबर। ऑडिट वाले रिटर्न की डेट रहेगी 31 अक्टूबर। 44 AB का ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने की डेट क्या रहेगी? 30 सितंबर। ठीक है, और जो ऑडिट बिना के लोग है, जिसको ऑडिट की जरूरत ही नहीं है, उसके लिए रिटर्न की डेट रहेगी 31 जुलाई। ठीक है, मेरी सिर्फ सैलरी इनकम है 15 लाख रुपए, तो मुझे कौन सी डेट तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? 31 जुलाई। राइट। I am having doing the business, I am having a turnover of 50 करोड़ रुपीस। मुझे ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को? 30 सितंबर। ऑडिट रिपोर्ट बोला प्रज्ञेश, ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर सबमिट करना है, और रिटर्न कब तक फाइल करना है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर। हमने ये भी बोला था कि अगर ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर तक फाइल नहीं किया तो क्या होगा, ये भी बताया था मैंने। पेनल्टी लगेगा, लेट फाइन लगेगा। कितनी पेनल्टी? 0.5% ऑफ टर्नओवर और 1,50,000 व्हिच एवर इज लेस। समझ में आया? मतलब मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर है तो 0.5% ऑफ 100 करोड़ और 1,50,000 व्हिच एवर इज लेस इज द पेनल्टी। ठीक है,
समझ में आ गया ना सबको? एक ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। डाउट है किसी को? आगे चले? आगे चले प्रज्ञेश, ऐसा? सर आज के लिए रहने दीजिए इतना। ओके ठीक है। तो अभी तक किसी को डाउट है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन करना है कि अभी सबने रिवाइज नहीं किया है? सर वो थर्ड वाला वीडियो देखना बाकी है एक्चुअल में। ओके, तो हाउस प्रॉपर्टी का हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। कुणाल? यस सर। ये सब वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, लेकिन तब तक ये सर रिवाइंड करना थोड़ा काफी टफ पड़ रहा है, तो 3-4 बार देखना पड़ेगा उसको। क्या प्रज्ञेश, आपकी आवाज नहीं आ रही है? जो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा, वो जो फैक्ट है वो अडप्ट नहीं हो रहा ओके, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, हम कल देख लेंगे फिर से, ठीक है? हाँ है। सर। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, ओके सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। Okay, sir. Good night.